जो CDPO की परीक्षा होने वाली है उसमें वैसे तो आप लोग अभी तुरंत ही BPSC की PT दिए, भले ही वो कैंसिल हो गया, लेकिन आपकी तैयारी अपने चरम पर थी और उस परीक्षा में जो आपने श्रम लगाया उसका परिणाम भले अभी कुछ दिन बाद आएगा, लेकिन CDPO एक ऐसा अवसर है कि आपने जो पढ़ा है उसके लिए एक दोबारा फिर से मंच मिल रहा है। तो कुछ चीज़ों को आखिरी समय में थोड़ा चलते चलते ज़रूर देख लीजिएगा। ये 2-4 चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आदमी हल्के में लेता है और हर बार उससे सवाल आता है। तो मैं आज आप लोगों से वैसे ही कुछ सवालों को डिस्कस कर रहा हूं ताकि आपके चलते चलते भी कुछ सवाल सही हो जाए। वैसे सवाल जो जानते हुए गलत होते हैं या जिन्हें लगता है कि अरे ये तो पढ़ा है लेकिन कंफर्म नहीं पता है, तो ऐसे सवालों को एक बार हम देख लेते हैं। जैसे भारत का राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा हर बार सवाल आता है लेकिन आदमी उसमें कन्फ्यूजन होता है। लेकिन 2021 के हिसाब से यदि बात की जाए तो इसका अनुमान लगाया गया कि 6.9 या 8 रहने वाला है, लेकिन यह 6.9 पर जाकर टिका था। ठीक है, तो 6.9 राजकोषीय घाटा यदि आता है तो 6.9 यह जाके टिका था, लेकिन इसका प्रारंभिक अनुमान 6.8 का लगाया गया था। तो सवाल को देख लीजिएगा कि अनुमान क्या लगाया गया और क्या रहा। ठीक है, चलिए कुछ दर होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और हम भूल जाते हैं। जैसे लिखिए रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट। तो रेपो रेट पहले लिखिए, यह 4.40% है, 4.40%, और रिवर्स रेपो 3.35%। जैसे अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कई इस तरह के सवाल पूछे हैं, लेकिन उससे मिलता जुलता सवाल इससे पूछा जा सकता है और उसमें जो पूछा है उसको तो आपको तैयार रखना ही है। MSF भी एक फैक्टर है जिसको मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं, या बैंक का एक टर्म है। तो 4.25 MSF कितना है, 4.25। जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी सब लोग जानते हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी लोग जानते हैं, लेकिन स्टैचू ऑफ इक्वलिटी पिछले साल काफ़ी चर्चा में रहा और यह विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा बैठी हुई प्रतिमा है। रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। सबसे ऊंची प्रतिमा गौतम बुद्ध की है जो बाहर है। ठीक है, तो यह कहाँ पर है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ है, यह हो सकता है कल एक सवाल आए, और यह इसका आंसर है मुचिंतल गांव, तेलंगाना। ठीक है, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, BPSC में आजकल एक ट्रेंड है एक्यूरेट आंकड़ा पूछने की। तो भारत का फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, चूँकि पड़ोसी देश श्रीलंका की हालत आप देख रहे हैं, विदेशी मुद्रा भंडार श्रिंक कर गया। लेकिन जनवरी के आंकड़ों को देखा जाए तो अभी फ़िलहाल 22 के जनवरी में तो हमारा 634.287 यानी 634.287 यानी कि 634 बिलियन US डॉलर है। यदि एक्यूरेट आंकड़ा की बात करें तो लिख लीजिए 634.287 बिलियन US डॉलर, यह हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ओलंपिक से एक सवाल जरूर रहेगा, या तो मेन ओलंपिक से रहे टोक्यो ओलंपिक 2020 से, या फिर पैरा ओलंपिक से। दोनों में आप देख सकते हैं जैसे भारत ने कितने पदक जीते। तो ओलंपिक में भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता मेन ओलंपिक में, और 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल, यानी कुल 7। और यदि पैरा ओलंपिक की बात करें तो भारत को 24वां स्थान मिला और उसमें 19 मेडल कुल मिला के भारत ने जीते थे। तो हो सकता है कि यह सवाल रिपीट हो जाए। ठीक है, संविधान के संशोधनों से एक सवाल पूछने की परंपरा रही है। तो संविधान के जो संशोधन हैं उसमें 101वां संशोधन हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। अभी GST वाला जो है तो 101 वो याद रखिए। एक जो OBC संशोधन विधेयक पास हुआ है वह 105 नंबर, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिए। यदि पुराने संशोधनों में जाएगा तो 86 संशोधन जो कि शिक्षा से संबंधित है, निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, वह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन 3 संशोधनों को देख लीजिएगा। विज्ञान में यदि पहुँचते हैं तो एक सवाल पूछने की परंपरा रही है जो हर बार पूछता है कि कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, और वॉशिंग सोडा किसे कहते हैं। तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, जबकि कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा होता है। तो इन तीनों को भी एकदम समझ के लिख के अलग अलग करके जाइएगा, सो दैट कि आपका आंसर गलत ना हो, क्योंकि यह आएगा।
धातुओं के अयस्क से सवाल पूछने की परंपरा आजकल देखी जा रही है। जैसे पिछली बार आपको एल्युमिनियम का बॉक्साइट पूछा, तो इस बार तांबा का क्यूप्राइट याद करके जाइए, शायद वो आ जाए, या फिर लोहा का हेमेटाइट आप देख सकते हैं, वह भी आ सकता है। बंदोबस्त व्यवस्था से सवाल है कि रैयतवाड़ी पिछली बार पूछा है, तो हो सकता है कि आपको इस बार स्थायी बंदोबस्त पूछ दे कि कहाँ कहाँ पर स्थायी बंदोबस्त था और इसकी शुरुआत किसने की, तो कॉर्नवालिस वगैरह को याद करके जाएंगे। ठीक है, तो कॉर्नवालिस से संबंधित सवाल हो सकता है। बिहार में नदी पर से संबंधित, जैसे बिहार में गंगा नदी पर कितने ज़िले हैं, बिहार में सोन नदी कहाँ से एंटर करती है, गंगा नदी बिहार में कहाँ से एंटर करती है, इन नदी से संबंधित पूरब, उत्तर और दक्षिण, इन तीनों को मिला के एक थोड़ा देख लीजिएगा। ज़्यादा संभावना है कि कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, यह एक सवाल पूछ सकता है। तो इसमें आपको दो नदी का नाम लेना है, एक कर्मनासा और दूसरा घाघरा। ठीक है, बड़े पुरस्कारों में से सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है गांधी शांति पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। यह बहुत ही बड़ा पुरस्कार, लेकिन यह 2020 के बाद अभी किसी को दिया नहीं गया है। तो लास्ट बंगबंधु मुजीबुर रहमान को दिया गया था, और पहला गांधी शांति पुरस्कार जूलियस नेरेरो को 1995 में दिया गया था। ये दोनों आंकड़ा याद रखिएगा, संभव है कि एक सवाल आपका मैच कर जाए। इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण के लिए और शांति के लिए जो पुरस्कार दिया था इंदिरा गांधी, वह पुरस्कार प्रथम संस्था को दिया गया था, तो वह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और इसके साथ साथ यदि हो सके तो ज्ञानपीठ और साहित्य अकेडमी के विजेता, और ख़ास करके उनमें जो बिहार से संबंधित हैं, उनको देख लीजिएगा। व्यास सम्मान और सरस्वती सम्मान महत्वपूर्ण रह सकता है। ठीक है, इधर यह भी देखा गया कुछ योजनाओं की आरंभिक तिथि पूछी गई, किस दिन से वो योजना शुरू की गई है। तो 2-3 योजनाएं मैं लिखवा दे रहा हूँ, लिखिए। एक योजना जैसे पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, यह योजना शुरू की गई है फरवरी 2019 में। हो सकता है यह कल के सवाल में आए। एक नीति आयोग से समझ लिख लीजिए, नीति आयोग की शुरुआत कब से, तो नीति आयोग की शुरुआत 15 जनवरी से, यानी कि 1 जनवरी 2015। ठीक है, तो इससे संबंधित एक सवाल रहने की संभावना है। ठीक है, आजकल एक ग्लैंड से संबंधित सवाल है कि सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है, हो सकता है कल पूछ दे आपसे कि सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा है, तो यह पीनियल ग्लैंड हो सकता है। ठीक है, थैलेमस कहाँ पर, हाइपोथैलेमस का क्या काम है, थैलेमस ग्रंथ कहाँ पर होती है, तो आप ऑटू और परा ऑटू जो गले के पास जो ग्रंथियाँ होती हैं, उनसे संबंधित सवाल भी आ सकता है। लीवर के फंक्शन को भी देख लीजिएगा, लीवर के फंक्शन से भी सवाल आने की संभावना हमेशा रहती है। प्रमुख धातुओं का अयस्क आपने देख ही लिए, तो इन सारे से सवाल आपके रहेंगे। इसके अलावा कुछ मैं और बता दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिए अलग अलग सेगमेंट से कुछ सवाल। तो इन सवालों को यदि आप आखिरी मोमेंट में देख लेंगे या इस वीडियो को ध्यान से थोड़ा आगे पीछे करके सुन लेंगे, तो आपका हो सकता है 5 से 10 सवाल एक्स्ट्रा सही हो जाए, जो कि डिसाइडर हो सकता है। इसलिए इसको हल्के में न लें और आप इसको देखें। 2-4 सवाल मैं और बता देता हूं, क्योंकि समय भी कम है और आप लोग अब पढ़ते पढ़ते थक भी चुके होंगे, लेकिन एक बार ज़रूर देख लें इसको। ऐसे पॉलिटी में आजकल थोड़ा अलग हट के पूछने की परंपरा आई है, तो उसमें कुछ सवाल मैं आपको अलग से पूरा सवाल का फॉर्म में लिखा देता हूँ। जैसे एकल नागरिकता की जो भावना है हमारे संविधान में, वह कहाँ से लिया गया, एकहरी नागरिकता जो हम रखते हैं, वह कहाँ से, कल के लिए हमारा यह गेस क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। इसके अलावा कुछ सवाल मैंने और भी नोट किया हुआ है, आप देख लीजिए कि ऐसे वाटरफॉल से संबंधित एक सवाल है कि जोग जलप्रपात, देखिए जोग जलप्रपात किस नदी से संबंधित है, आंसर होगा शरावती नदी। ठीक है, तो यह बार बार पूछने की परंपरा है, ऐसा नहीं है कि यह पूछ दिया है तो अब नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है, यह पूछ सकता है। एक सवाल जो कल के लिए गेस है मेरा, वो है पाक स्ट्रेट कहाँ पर अवस्थित है, पाक स्ट्रेट किन 2 देशों के बीच अवस्थित है, तो आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। पाक स्ट्रेट किसके बीच है, भारत और श्रीलंका। एक सवाल लिखिए, बेसल संधि
लिखिए बेसल संधि किससे संबंधित है? बेसल संधि किससे संबंधित है? तो बेसल संधि का संबंध है जो हानिकारक वेस्ट हैं, हजार्डस वेस्ट जिनको कहते हैं, और उनका कैसे डिस्पोजल किया जाए, यानी कि उनको कैसे निष्पादित किया जाए। किसी भी देश की सीमा से जब हानिकारक अवशिष्ट पदार्थों को भेजा जाता है बाहर, उसी के बारे में क्या नियम और मानक हो, या बेसल संधि तय करता है। तो एक सवाल उससे भी हो सकता है, बेसल संधि से। और एक और सवाल मैं आपको, कई सवाल मैंने लिखा है। तो भारत में किस तरह के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? किस तरह के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो यह ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड डेसिडुअस, यानी जो पर्णपाती होते हैं, वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं भारत में। जैसे सफ़ेद क्रांति, पीली क्रांति, मखमली क्रांति की बात हुई, तो ब्लैक क्रांति यानी कि काली क्रांति का संबंध किससे है? काली क्रांति का संबंध किससे है? तो लिखिए यह क्रूड ऑयल यानी क्रूड पेट्रोलियम तेल से संबंधित है। यह राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2005-06, ठीक है। एक सवाल और लिखिए, भूमि सुधार कैसे विषय हैं? क्या वो स्टेट के विषय हैं, राज्य सूची के विषय हैं, या फिर वो केंद्र के विषय हैं, या फिर समवर्ती सूची के विषय हैं? तो लिखिए भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। एक जनसंख्या से सवाल पूछने की प्रवृत्ति रही है, तो उसमें एक सवाल आप देख सकते हैं कि सेंसस 2011 के हिसाब से बिहार में कुल आबादी का कितना प्रतिशत रहता है? तो बिहार में कुल आबादी का 8.60% रहता है। कितना रहता है? 8.60%। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण लगता है मुझे कि सबसे अधिक ग्रामीण आबादी किस राज्य की है? सबसे अधिक ग्रामीण आबादी हिमाचल प्रदेश की। यदि बिहार आ जाए तो बिहार नहीं मारना है, आंसर इज हिमाचल प्रदेश। तो ये सारे सवाल आप देख लीजिएगा, 2 सवाल और लिख लीजिए। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे? यह आंसर पूछ सकता है। तो इसका आंसर होगा जॉर्ज यूल, ठीक है। इतना ही आज के लिए हमारा गेस है। और जो पिछला जो 2 एग्ज़ाम हुआ है, एक दरोगा का मुख्य परीक्षा और एक जो बीपीएससी का आपने 67वीं का पीटी दिया है उसके एग्ज़ाम, उनके सवालों के सही आंसर ज़रूर देख लेंगे। उससे आपको कम से कम 5 से 6 सवाल सही होने की संभावना है। और जिन सवालों को मैंने बताया है उसको देख लीजिए, तो आपका आंसर 100% 100 से ऊपर जाएगा, और उस केस में आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।